बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लास हम बात कर रहे हैं 11वीं की। 11वीं में हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है वो है परमाणु संरचना। पिछली जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको पढ़ाया था क्वांटम संख्या के बारे में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हुंड का नियम, पाउली का नियम और ऑफबाउ का नियम। तो ध्यान से इसको देखें और समझें। पॉइंट टू पॉइंट हमें बातें करनी है और जो कॉन्सेप्ट है वो उसको डीप समझना है ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। तो शुरू करते हैं। पहला हमारे पास हो गया हुंड का नियम, जिसे हम बोलते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। अधिकतम बहुलता का नियम तो या तो हम बोल सकते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम या शॉर्ट में बोल सकते हैं हुंड का नियम। अब हुंड का नियम क्या कहता था? यह कहता था कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाएंगे, उसके बाद युग्मित होना शुरू करेंगे। अच्छा, अब इसको समझें। कोई भी उपकोष का मतलब क्या है? जो उपकोष आपके पास थी वो SPDF थे, ये आपने पढ़े हुए हैं। और SPDF में कितने कितने कक्षक होते हैं ये भी आपने पढ़े हुए हैं। तो किसी भी उपकोष की बात करता हूं तो कक्षक आपके पास जितने भी होंगे सभी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाएंगे, उसके बाद युग्मित यानी पेयरिंग होना शुरू होगी। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसा आपके पास था S में कितने बॉक्स होते हैं? एक। मैक्सिमम हम बात करते हैं तो एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। ऐसी बात करते हैं P की तो P में 3 बॉक्स होते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। ऐसी बात करते हैं D की तो D में 5 बॉक्स होते हैं, मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। और बात करते हैं F की तो इसमें 7 बॉक्स हैं तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब यह आपने पढ़ाई है कि इलेक्ट्रॉन जो आता है पहले सभी में कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसा आपसे बोलूं कि आपके पास है P2 यानी P में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो P में कितने बॉक्स होते हैं? 3। तो सबसे पहले हमने 3 बॉक्स बनाए। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 2। तो 2 भरने हैं तो पहला एक क्लॉक आ गया, दूसरा एक क्लॉक आ गया। अगर मैंने इसको ऐसे भर दिया यानी दोनों के दोनों एक ही बॉक्स में भर दिए तो इसका मतलब है ये मैंने गलत किया है। क्यों? क्योंकि हुंड का नियम कह रहा है पहले सभी बॉक्स में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे, उसके बाद युग्मित होना शुरू करेंगे। तो यहां मैंने इन दोनों को युग्मित कर दिया है, इसका मतलब ये मैंने गलत किया है और ये मैंने सही किया है। मान लेते हैं इसे P में 4 हैं तो यानी P में अगर 4 भरने हो तो P में 3 बॉक्स होते हैं, 4 भरने हैं तो पहले सभी बॉक्स में इलेक्ट्रॉन एक एक आएगा, उसके बाद युग्मित होना शुरू होगा। तो टोटल मेरे पास कितने हैं? 4। मैंने कितने भर दिए? 3। तो अब जो चौथा होगा वो युग्मित हो जाएगा। मान लो 5 होते तो फिर 5वां यहां था, मान लो 6 होते तो फिर 6ठा यहां था। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरेंगे, उसके बाद युग्मित होना शुरू होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास जो केस है फिलहाल वो P4 का है, तो पहले एक एक भर दिया और चौथा वाला क्या हो गया? युग्मित हो गया। मान लो अगर मैंने इसको ऐसे भर दिया तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी एक बॉक्स खाली है। तो पहले सभी बॉक्स में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे, उसके बाद युग्मित होना शुरू होगा। तो ये हमारे पास है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारे पास नियम है वो पढ़ लेते हैं। तो देखें जो हमारे पास नेक्स्ट नियम है वो है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। अब ये नियम क्या कहता है इसे भी देखें। किसी एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान
कभी भी समान नहीं हो सकता। यानी एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन अगर दो मौजूद हैं तो उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। अगर या मान लो, माना यदि n, l, m का मान समान भी हो तो चौथी क्वांटम संख्या यानी s का मान अवश्य अलग होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पाउली का अपवर्जन नियम यह कहता है कि अगर एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी सेम नहीं आ सकता। और मान लिया कि उन दोनों के लिए n, l, m का मान सेम भी आ रहा है तो चौथी क्वांटम संख्या जो s है उसका मान अवश्य क्या आएगा? अलग आएगा। नियम बहुत इजी है। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी क्वांटम संख्या वाली तो वहां भी मैं इसको बता चुका हूं, तो वहां एक बार आप देख लेना और यहां भी आपको समझ में आ जाएगा। आई होप क्वांटम संख्या से आपको n, l, m, s का मान निकालना आता होगा, और नहीं आता है तो एक बार वो वीडियो देख लेना। तो देखें, एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेरे पास है 1s2। अब 1s2 की बात करते हैं तो ये s है। अब s में कितने बॉक्स होते हैं? एक होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? दो भरने हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो कहती है एक बॉक्स की बात चल रही है, तो मैं एक बॉक्स ले रहा हूं। अगर p की बात करते हैं तो p में कितने बॉक्स होते हैं? 3 बॉक्स होते हैं। तो मैं तीनों में सिर्फ एक बॉक्स की बात करूंगा, तो बॉक्स का ध्यान रखना आप, ठीक है। देखें, तो एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए 2। अब यहां से मुझे क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो सबको पता है ये n होता था, ये l होता था और ये s होता था, ठीक है। तो n का मान कितना हो गया? 1। l का मान s के लिए कितना होता है? 0। m का मान, जब l का मान 0 है तो m का मान कितना होगा? 0। बचा क्या? s। अब s जो है ये बताता था चक्रण क्वांटम संख्या को। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो वैल्यू क्या होती थी? +12। इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी उल्टा, तो वैल्यू क्या होती थी? -12। इसका मतलब है इस वाले के लिए s की वैल्यू क्या होगी? +12, और इस वाले के लिए s की वैल्यू क्या होगी? -12। तो आप देख सकते हो n का मान, l का मान, m का मान, तीनों मान इन दोनों के लिए सेम है, परंतु जो चौथी क्वांटम संख्या है उसमें इस वाले के लिए तो वैल्यू +12 है और इस वाले के लिए वैल्यू -12 है। इसका मतलब है चौथी जो क्वांटम संख्या s है उसका मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग है। तो यही ये नियम कहता है कि यदि n, l, m का मान सेम भी आ रहा है तो चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही अलग आएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास है, सपोज करें n बराबर मान लेते हैं 2 है, या मान लो n बराबर 3 है, तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा था l बराबर 0 से लेकर n-1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो n बराबर 0 हो गया, l बराबर 0 और n का मान कितना है? 3, तो 3 माइनस से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आपको पता है कि भाई 0 और 2 के बीच में 1 भी होता है, तुम 1 भी लिख देंगे। अब तुमने पढ़ा था अगर l का मान 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, तो 0 का मतलब s होता है, 1 का मतलब p होता है, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f होता है। तो यहां ध्यान से देखें, l का मान 0, 1, 2 आ रहा है, 0, 1, 2, यानी यहाँ पे s है, p है और d है, यानी तीनों टाइप के उपकोष इसके अंदर मिल रहे हैं। अब s में कितने बॉक्स होते हैं? 1 होता है। p में कितने बॉक्स होते हैं? 3 होते हैं। d में कितने बॉक्स होते हैं? 5 होते हैं। अब देखें, सारे बॉक्स मैंने लिख दिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ n बराबर 3 दिया है, इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हैं। अब इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हैं तो हमें पता है कि एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो यहां कितने होंगे? 2, यहां भी 2, सब में 2 होंगे। अब 2 होंगे तो ऊपर वाले के लिए जो क्लॉक घूम रहा है उसके लिए वैल्यू क्या आएगी? +12, और दूसरे वाले के लिए क्या आएगी? -12। तो मैंने एक साथ लिख दिया +-12, यहां भी +-12, यहां भी +-12, +-12। सेम हमने क्या कर दिया? सब में +-12 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप ध्यान से देख पा रहे हो कि यहाँ पे n की वैल्यू, l की वैल्यू, या मान लो मैं n की वैल्यू भी निकालता तो यहाँ पे n, l, m की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आ रही है, परंतु चौथी जो क्वांटम संख्या है s
वो सभी के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। एक के लिए +½ होगी और दूसरे के लिए -½ होगी। तो इस वाले नियम में ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ये हमें पहले से पता है। ऐसे यानी हम बात करते हैं एक बॉक्स की, तो पहले से हम जानते हैं कि एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, एक की स्पिन कैसी होगी, +½ और दूसरे की -½ होगी, ये हमें पहले से पता है। इसका मतलब है इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। तो ये बताता है पाउली का अपवर्जन नियम क्या, किसी भी कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कभी भी सेम नहीं हो सकती, और यदि NLM का मान अगर सेम आ रहा है तो चौथी क्वांटम संख्या जो S है उसका मान अवश्य ही अलग आएगा। तो ये नियम हमारा होता है कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलें अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, वो है आउफ-बाउ का नियम। आउफ-बाउ का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, इसकी भी सुने। ये नियम कहता है कि किसी भी परमाणु या मान लो उपकोष की बात कर रही हूं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। बहुत इजी नियम है, कुछ सोचने वाली ज्यादा कोई इसमें बात नहीं है। यह नियम का कह रहा है अगर हमें किसी भी परमाणु के लिए यानी कोई भी आपको कोश दी है और मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे भरूंगा, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरूंगा। इसका मतलब है पहले वो भरेगा जिसकी ऊर्जा कम होगी, फिर वो भरेगा जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, फिर वो भरेगा जिसकी ऊर्जा और ज्यादा होगी। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। एग्जाम्पल देखें, इसके लिए एक चित्र है यानी एक डायग्राम है जो आपको हमेशा याद करना है और उसी के क्रम में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जैसे सबसे पहले आप लिखोगे यहां 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 1 से लेकर 7 तक, क्योंकि जो आवर्त हमारे पास होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, इसलिए हमने 1 से लेकर 7 तक लिख दिया। इसके बाद याद करने का तरीका यह है, 2 को छोड़ देंगे, यहां से शुरू करेंगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p, फिर 2 छोड़ देंगे, यहां से शुरू करेंगे 3d, 4d, 5d, 6d, फिर 2 छोड़ देंगे 4f, 5f। तो ऐसे आपको याद करना है। अब तीर देखना, तीर कैसे कैसे लगेंगे। देखें, यहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले 1s यानी 1s की ऊर्जा सबसे कम है और वो सबसे पहले भरेगा। इसके बाद चलेंगे हम 2s के ऊपर, तो 2s भरेगा, फिर 2s के बाद जाएंगे 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, इसके बाद 3p भरेगा, 4s, इसके बाद 3d, 4p, 5s, इसके बाद 4d, 5p, 6s, इसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s और इसके बाद 5f, 6d, 7p और ऐसे आगे। तो ये क्रम है जिस क्रम में आपको इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरने हैं। अब ये तो मैं समझ में आ गया कि भाई आउफ-बाउ का नियम क्या है। अब इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं उसको समझें। सबसे पहले ध्यान रखना, 1s की ऊर्जा सबसे कम है, 7p की ऊर्जा सबसे अधिक है। इसका मतलब इन सभी में सबसे पहले ये भरेगा और ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर 2s भरेगा, फिर 2p, फिर 3s, ऐसे। तो इस तरीके से ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरने हैं। तो अब जो हमारे पास टॉपिक आता है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरना है, यानी इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम। ठीक है, जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये 1s लिख दोगे। तो पहले मैंने लिख दिया 1s। अब जिसको याद नहीं है, जो मैंने भी लिखा था यहां कि s में कितने बॉक्स होते हैं, 1, p में कितने बॉक्स हैं, 3, d में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 यानी 5 बॉक्स हैं, और f में कितने बॉक्स हैं, 7। ऐसा हो गया। ठीक है, चलो सबसे पहले मैंने 1s लिख दिया। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, 1 का मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 1 होता है, तो मैंने 1 को ऊपर लिख दिया ऐसे। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s1। अब हमें पता है कि जब 1s लिख रहे हैं हम, तो s में कितने बॉक्स होते हैं, 1।
एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं? 2। यानी ये कह रहा है कि अभी एक इलेक्ट्रॉन अगर और आना चाहे तो आ सकता है, परंतु हाइड्रोजन ने बोला मेरे पास एक है तो हमने एक ही भर दिया। अगला परमाणु क्रमांक क्या? हीलियम का, यानी 2। अब हीलियम का जो परमाणु क्रमांक अगर वो 2 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1s लिखेंगे। हमें पता है कि s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं और 2 इसके पास है तो हमने यहाँ पे 2 भर दिया, तो हीलियम का विन्यास हो गया 1s2। ऐसे हम बात करते हैं पी में टोटल कितने होंगे? 6, बी में कितने होंगे? 10 और एफ में कितने होंगे? 14। ठीक है, चलो अगला हमारे पास परमाणु क्रमांक 3 है, किसका? लिथियम का। अब ये चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग हमेशा 1s से ही होगी, इस चीज को भूलना मत। ऐसे नहीं कि यहां से शुरू कर दो या यहां से, हमेशा स्टार्टिंग 1s से होगी, चाहे तुम्हें तत्व कोई सा भी दिया गया हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1s लिखेंगे। अब हमें पता है s में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? 2, तो मैंने इसमें भर दिए 2। परंतु लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 में से 2 तो मैंने भर दिए, यानी ये पूरा भर चुका है। तो अब आगे जाएंगे, आगे कौन है? 2s, तो यहां मैंने लिख दिया 2s। अब 3 में से 2 मैंने भर दिया, बच रहा है 1, तो इस 1 को मैं यहां भर दूंगा। इसका मतलब ये s कह रहा है कि मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 1 मैं भर चुका हूं, अगर किसी के पास 1 हो तो वो और भर सकता है। जैसे अगला हमारे पास है बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं। स्टार्टिंग कहां से होगी? 1s से, तो 1s में 2 आ गए। इसके बाद आगे कौन है? 2s है, 2s में 2 आ गए, तो 2 ही हो गए, 2 ही हो गए, टोटल हो गए 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अगला कौन है? बोरोन, परमाणु क्रमांक 5। अब देखें स्टार्टिंग कहां से होगी? यहां से 1s, s में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? 2, कॉमा इसके आगे कौन है? 2s, तो 2s में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं? 2, टोटल कितने हो गए? 4, भरने कितने हैं? 5, यानी 1 अभी बच रहा है, जो बच रहा है वो कहां जाएगा? आगे 2p, तो ये हो गया 2p1। ठीक है, अच्छा देखें p में टोटल कितना आ सकते हैं? 6, कितने भरे मैंने? 1, यानी आने वाले जो 5 तत्व हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कार्बन का कितना होता है? 6, तो 6 का मतलब क्या हो गया? 1s2, 2s2 और 2p1 है तो यहां 2 कर दिया, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। अगला कौन है? नाइट्रोजन, यानी 7, 1s2, 2s2, 2p3 हो जाएगा। अगला कौन है? ऑक्सीजन, यानी 8, तो 1s2, 2s2 और 2p4 हो जाएगा, 2 2 4 और 4 8। अगला मान लो हमारे पास है ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, यानी 9, तो क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p4 के बाद 2p5 आ जाएगा। अगला कौन है? नियोन, यानी 10, तो 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 और 6 10। अब देखें यहां अगर हम बात करते हैं तो p में कितना आ गए हैं? 6 आ गए हैं। मैंने बोला p में टोटल कितना आता है? 6, इसका मतलब p वाला कह रहा है अब मैं भर चुका हूं, अगर इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं या आगे वाले तत्व आएंगे तो उसके बाद हम यहां तक जाएंगे, यानी 3s को जाएंगे, क्योंकि 2p पूरा फिल हो चुका है, भर चुका है। यानी अगला कौन है? अगला हमारे पास है सोडियम, कितना हो गया? 11, तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 6 2 8 और 2 10, यानी 1 अभी बच रहा है, तो जो अगला है वो 2p के बाद जाएगा, 3s1 ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखें s फिर से आ गया है, मैक्सिमम कितना आना चाहिए? 2, कितना आ रहे हैं? 1, यानी इसमें भी 1 और आ सकता है। तो अगला तत्व जो है वो है मैग्नीशियम, यानी 12, तो यहां तक तो आपने भर दिया, 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गए, यहां कर देंगे 3s2 यानी 12। अब 3s की बात करते हैं तो s में मैक्सिमम 2 आते हैं, 2 आ चुके हैं, तो 3s वाला भी भर चुका है। आगे क्या है? 3p, तो 3p के पास चलेंगे। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम कितना? 13, तो यहां तक तो सेम है, 10, 10 के बाद 3s2 यानी 12, 1 और भरना है, तो 3s के बाद क्या आता है? 3p, तो 3p हमने भर दिया 1, 3s के बाद 3p, तो 3p हमने भर दिया 1। अब हमें पता है p में मैक्सिमम कितना आते हैं? 6, कितने हमने भर दिए? 1, यानी इसमें 5 और आ सकते हैं। तो उन 5 की मैं बात करता हूं तो एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? सिलिकॉन, कितना? 14, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 2 और भरने हैं, तो 3s के बाद क्या लिखा था हमने? 3p, तो 3p में कितना आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। इसके बाद फॉस्फोरस यानी 15, यहां तक सेम है, 3p 3 आ जाएगा। तो ऐसे करते करते जो है हम आगे के तत्व भी लिख सकते हैं। सल्फर है 16,
तो यहां तक सेम है, 3p4 आ जाएगा। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ रही होंगी। इस तरीके से आप किसी भी तत्व का जो विन्यास है वो लिख सकते हैं। अब यहां पे जो मुझे बतानी है एक चीज, वो क्या है, सुने। जैसा मैं बात करता हूं कि अकेले गैस आपके पास है, फिलहाल मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखें, एक चीज को ध्यान से समझना, हमने जो पढ़ा है अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, वो हमारे पास कौन कौन सी होती है। ये होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन। तो ये गैस हम क्या मानते हैं, इन गैसों को हम निष्क्रिय यानी अक्रिय मानते हैं। यानी ये गैसें कैसी होती हैं, ये गैसें स्थायी होती हैं। स्थायी यानी स्टेबल यानी बढ़िया होती हैं। तो अगर जो भी विन्यास तुम कर रहे हो, मैं इस फॉर्मेट में अगर लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूं, कंफ्यूज मत होना। जैसे मान के चलो कि मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम, चलो इसको यहीं पे देख लेते हैं। ये सोडियम है, यहां से यहां तक देखो, 2 2 4 और 2, मतलब 2 और 2 4 और 6 10। ये 10 क्या इसके इक्वल बैठ रहा है, देखो ये और ये दोनों सेम है। इसका मतलब है अगर मुझे सोडियम का विन्यास लिखना है तो मैं सोडियम को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, भाई ये 6 और 2 8 और 2 10 है। ये 10 बराबर किसके, Ni के। Ni यहां पे आ रहा है, Ni का परमाणु क्रमांक 10, यानी नियोन जो है वो निष्क्रिय गैस है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ब्रैकेट में Ni, यहां तक 10 हो गया। इसके बाद क्या बचा, 3s1। तो सोडियम का जो विन्यास है मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये 10 हो गया और एक ये 11 हो गया। जैसा आपके पास है लिथियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, 1s2 2s1 होता है। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे हीलियम है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। 2 का मतलब क्या हो गया, 1s2। तो ये 1s2 और ये 1s2 सेम है। इसका मतलब मैं लिथियम के विन्यास को ऐसे भी लिख सकता हूं, हीलियम और 2s1। तो इस तरीके से हम जो अक्रिय गैस है उनका भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ आए तो समझ जाना कि उन्होंने उतना परमाणु क्रमांक ऐड कर लिया है, बाकी जितना बच जाएगा उसको हम आगे लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है इस विन्यासों को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात आती है सपोज करें चार्ज की, तो मैं फिलहाल इन सभी को रफ कर रहा हूं। देखिए, अगर बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज का विन्यास कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस, तो हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस का चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब मैं कैसे लिखूंगा, 1s लिखूंगा। परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अब ये जो प्लस का चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 को मैंने लिखा, प्लस 1 का मतलब कमी है, यानी चले गया, यानी कम हो गया, तो कितना बच गया, 0। इसका मतलब है H प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s0 होता है। सेम ऐसे मान लेते हैं आपके पास सोडियम है, +1 का चार्ज दिया है और बोला है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। स्टार्ट कहां से करेंगे, 1s से, तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, टोटल कितने हो गए, 6 2 8 और 2 10। 2p के बाद 3s, तो 3s में 1 आ जाएगा, तो टोटल हो गए 11। 2 2 4 और 6 10 और 1 11। अब 1 प्लस का मतलब है 1 की कमी है, तो इसको हटा देंगे और क्या लगा देंगे, 0। तो 3s0 लिखो या ना लिखो, दोनों बातें एक ही हैं। लिख दोगे तो भी ठीक है, और यहां तक भी लिखोगे 2p6 तक तो भी ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो जब चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके हम घटा के तब उसका विन्यास लिख देंगे। सेम ऐसी जैसे मान लो माइनस है, F का परमाणु क्रमांक 9 होता है। 9 का मतलब 1s2, 2s2 और 2p5। 2 2 4 और 5 9 हो गए। अब यहां पे 1 माइनस का मतलब क्या है, एक फालतू। 1 माइनस का मतलब 1 फालतू, 2 माइनस का मतलब 2 फालतू और 3 माइनस का मतलब 3 फालतू। तो 1 माइनस है तो 1 फालतू हुआ। अब P में कितने आ सकते हैं, टोटल 6 आ सकते हैं। कितने, 5। इसका मतलब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। अब 1 माइनस है तो 1 फालतू आ गया, तो 2p6 हो गया। यानी परमाणु क्रमांक 9 था तो इलेक्ट्रॉन 9 थे, 1 फालतू आ गया तो 10 हो गए। 2 2 4 और 6 10 हो गए। तो इस तरीके से आप जो है किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अब जो बात रह गई ये बताने की,
वो क्या है वो देखें। मैं इसको फिलहाल रफ कर देता हूं। जैसे आपने पढ़ा है के एल एम एन, इसको हम क्या बोलते थे, कक्ष, या हम इसको क्या बोलते थे, कोश, जिसका एन को मतलब इस कक्ष या कोश को हम एन से दिखाते हैं। एन का मान 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा देखें यहां पे क्या लिखा मैंने, 1, 1 का मतलब है ये पहली कोश है यानी के है। आगे क्या है 2 यानी ये दूसरी कोश आ गई। फिर आगे 2 के बाद क्या है 3, तो ये तीसरी कोश आ गई। 3 के बाद ये 3 और फिर आगे बढ़े ये 3। तो इस तीसरी कोश में देखें ध्यान से, बीच में कौन आ गया, 4s यानी चौथी कोश आ गई। आपको पता है कि एल एम एन ऐसे हम इनको भरते हैं यानी 1 2 3 4। तो जब तक 3 कंप्लीट नहीं होगा भाई, 2p के बाद हम 3 पे पढ़े, 3 पे पढ़े 3, फिर 3 के बाद फिर यहां 3, बीच में कौन आ गया 4s। इसका मतलब है 3p के बाद 3d नहीं आता है 4s आता है। ऐसा क्यों आ गया, ठीक है, 3p के बाद 3d आना चाहिए था, 3d तो नहीं आ रहा, 3p के बाद क्या आ रहा है 4s आ रहा है। तो ये 4s ऐसे कैसे आ गया, तो उसके लिए भी एक हम शॉर्ट एंड ट्रिक पढ़ेंगे और क्यों आया वो भी इसको जानेंगे। इसके लिए हम पढ़ते हैं n+l नियम, n+l नियम। अब ये नियम क्या कहता है सुने, पहला पॉइंट ये कहता है अगर n+l का मान यानी इन दोनों के मान को जोड़ दो, का मान कम होगा तो ऊर्जा कम होगी। ध्यान रखना, n+l का मान अगर कम होगा तो ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। और हम नियम पढ़ चुके हैं, जिसकी ऊर्जा कम होगी वो पहले भरेगा, यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरना है, तो जिसकी ऊर्जा कम होगी वो सबसे पहले भरेगा। तो जिसके लिए भी n+l का मान कम आएगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी और वो पहले भरेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, n+l का मान अधिक होगा यानी अगर ज्यादा होगा तो ऊर्जा ज्यादा होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी। यानी जिसका n+l का मान अगर ज्यादा निकल के आता है तो इसका मतलब है उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। अब ज्यादा होगी तो वो बाद में भरेगा, ठीक है। तीसरा क्या है उसको भी समझें। यदि n+l का मान समान हो, यानी अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए जहां पे n+l दो तत्व, मतलब कोई भी आपके पास तत्व या कोई भी आपके पास सीरीज दी हुई है, अगर हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं और मान लो मेरे n+l का मान 5 आ रहा है और सामने वाला का भी 5 आ रहा है, तो फिर अब कैसे चेक करेंगे कि किसकी ऊर्जा कम होगी और किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी और कौन पहले भरेगा। तो यदि n+l का मान समान हो तब n का मान जिसका कम होगा, n का मान जिसका कम होगा वो पहले भरेगा, वो पहले भरेगा। इसका मतलब उसकी ऊर्जा कम होगी। तो ये 3 नियम है जो आपको याद रखने हैं। n+l का मान जिसका कम होता है इसका मतलब उसकी ऊर्जा कम होगी और वो पहले भरेगा। n+l का मान जिसका अधिक होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, वो बाद में भरेगा। यदि n+l का मान सेम आ रहा है तो जिसके n की वैल्यू कम होगी वो पहले भरेगा, यानी उसकी ऊर्जा कम होगी। अब करके देखते हैं। देखो हमें डाउट है कि 3p और 3d के बीच में 4s क्यों आया, तो मैंने लिख दिया 4s इधर और 3d इधर। अब n और l का मान निकालना तुम्हें आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, या वीडियो को एक बार जो मैंने प्रीवियस में अपलोड की थी उस वीडियो की आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो आपके पास 4s है तो इसके लिए n का मान कितना है 4 और l का मान कितना है 0। तो n+l करता हूं तो 4 + 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, n का मान कितना 3, l का मान d के लिए कितना होता है 2, तो टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखें तो इसका n+l का मान जोड़ के कितना आ रहा है 4, इसका n+l का मान जोड़ के क्या आ रहा है 5। इसका मतलब किसका मान कम है, इसका मान कम है, इसका मतलब ये पहले भरेगा, यानी इसकी ऊर्जा कम है, तो इसलिए 4s पहले भरता है और 3d बाद में भरता है। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक और चीज देखें, मान लें आपके पास 4f है और 5d है, मुझे ये चेक करना है दोनों में से पहले कौन भरेगा। तो यहां n का मान हो गया 4,
L का मान F के लिए होता है 3, यहाँ N का मान 5 और L का मान D के लिए होता है 2। इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या आएगा 7, इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या आएगा 7। तो यहां ध्यान से देखें तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। यदि n प्लस एल का मान समान हो तब n का मान जिसका कम होगा वो पहले भरेगा। इसका मतलब इसका मान कम, मतलब यहाँ n का मान 4 है, यहाँ n का मान 5 है, तो इसका मान कम है तो 4f पहले भरेगा। देखें ये रहा 4f, ये रहा 5d, इसका मतलब ये पहले भरेगा, ये बाद में भरेगा। तो आई होप ये n प्लस नियम भी आपको समझ में आया होगा और ये n प्लस नियम के आधार पे ही ये पूरा चित्र बना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आई होप जितना भी पार्ट मैंने आपको आज पढ़ाया है ये सारा पार्ट आपको आज समझ में आया होगा, अच्छे से भी समझ में आया होगा, ये भी मैं होप करता हूं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।